नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग किस चीज के बारे में जानने जा रहे हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल मतलब न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम हो, तो उस क्षेत्र को दरअसल हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर में ऑर्बिटल को हम लोग आर्बिट्रेरी एक स्फेरिकल फॉर्म में दिखाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करा था मैंने, लेकिन रियल में अलग अलग एटम के अलग अलग सेल में ऑर्बिटल का शेप भी अलग अलग तरह का होता है। और रियली जितने भी एलिमेंट के बारे में हम लोग आज के डेट में जानते हैं, उन सारे एलिमेंट में कुल मिलाकर 4 ऑर्बिटल होता है। वो कौन कौन सा? s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। और बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं 4 ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर के बारे में यानी कि शेप के बारे में जानेंगे कि s ऑर्बिटल का कैसा कैसा शेप होता है। और s ऑर्बिटल में भी क्या 1s का शेप जो होता है वो 2s से अलग होता है। 2s का शेप जो होता है उसमें भी कुछ अंतर होता है 3s के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 1s, 2s, 3s, 4s वगैरह हर किसी ऑर्बिटल का शेप हम लोग जानेंगे। p ऑर्बिटल में भी क्या होता है, 2p से शुरू होता है, आप लोग जानते हो, 3p, 4p, इन सबों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, उन चीजों के बारे में जानेंगे। d ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो शुरुआत कहां से होता है, d ऑर्बिटल 3d, 4d वगैरह, इसका भी हम लोग शेप जानेंगे। 4f, 5f वगैरह, इन सबों के शेप के बारे में जानेंगे। और उन सारे शेप में एक टर्म होता है साई स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साई स्क्वायर का ग्राफ भी हम लोग जानेंगे रेडियस के रेस्पेक्ट में। और साथ ही साथ हम लोग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। तो इसके बारे में भी जानेंगे और इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, आर के रेस्पेक्ट में आज के लेक्चर में। तो इन बातों को सुनकर आप लोगों को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यानी कि ये लेक्चर सिर्फ शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए नहीं है। इस लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का एक्चुअली क्या एस्पेक्ट होता है। और यहाँ पर जो ऑर्बिटल का शेप एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं ना, तो वो किसके आधार पर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आधार पर ही हम लोग देखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो ऑर्बिटल का शेप हम लोग निकालते हैं वो एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आधार पर निकालते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा मैं उन चीजों को बताऊंगा। समझे बच्चों? यानी कि ऑर्बिटल का जो शेप होता है, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे यूज होता है टू डिटरमाइन शेप ऑफ एनी ऑर्बिटल, वहीं से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिटल के शेप में नोड्स वगैरह कैसे कैसे काम करता है। नोड्स होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर में देखा था, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलो बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज से, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ओके समझे बच्चों? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होता है ये होता क्या है, तो बच्चों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, अब मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग याद भी करते चले जाना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इसे घेर देता हूं मैं, और जब तक मैं घेर रहा हूं आप लोग इसे याद भी कर लो। ठीक है ना? डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ अलग अलग टर्म है क्या। यहाँ पर जो 8 है, 8 तो आप लोग समझ ही गए क्या है। पाई क्या होता है 3.14, एम क्या है, हियर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, ये H जो है, व्हाट इज H? H इज एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो बताओ 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है ना? ये साई क्या है, जो कि हर जगह है, तो ये साई एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, आगे हम बताएंगे कि साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन साई एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, तो इलेक्ट्रॉन वेव। दरअसल इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वेव की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से काम करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन लीनियर मोशन में रहता है तो वहां पर पार्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव के तरह भी काम करेगा। और वेव कैरेक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो सिग्निफिकेंट होता है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन का वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ क्रेस्ट, यही ना हाइट ऑफ क्रेस्ट, या फिर डेप्थ ऑफ ट्रॉ, ये जो डेप्थ ऑफ ट्रॉ है इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दिस एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली इक्वल्स टू
साई। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये साई जो है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह काउंट करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड को दर्शाता है साई। लेकिन साई स्क्वायर का मतलब कुछ और हो जाता है। अगर हम लोग साई स्क्वायर की बात करें तो आगे हम लोग देखेंगे कि साई स्क्वायर जो होता है दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के संभावना को एक्चुअली हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि साई स्क्वायर। यानी कि मान लो कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ ध्यान से देखना कि ये न्यूक्लियस है, तो ऑर्बिटल होता क्या है कि न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट पोजीशन को दुनिया में कोई भी नहीं निकाल सकता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के संभावना को निकाल, ये जो है ये क्या चीज है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में कहीं पर भी पाया जा सकता है। तो आप लोग गौर करो जहां पर डॉट ज्यादा है, जैसे कि आप लोग गौर करोगे कि न्यूक्लियस के आसपास यानी कि न्यूक्लियस के जो करीब है वहां पर देखो बहुत ज्यादा डॉट है। बहुत ज्यादा डॉट मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना ज्यादा होगा। और जहां पर ये डॉट का डेंसिटी रेयर है यानी कि इस रीजन में बाहरी पेरिफेरल एरिया में, वहां पर आप लोग क्या पाओगे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना कम। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को साई स्क्वायर 1 से रिप्रेजेंट या ए से रिप्रेजेंट करें और ये पेरिफेरल एरिया में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को साई स्क्वायर बी से रिप्रेजेंट करें, तो आप ही बताओ कौन ज्यादा होगा, साई स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन साई स्क्वायर बी। यानी कि ये क्या दर्शा रहा है बच्चों कि न्यूक्लियस के आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना ज्यादा है और न्यूक्लियस से दूर अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना कम हो। तो यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि साई स्क्वायर क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना कितना है, ठीक है ना। अब ये डेल क्या है, डेल कुछ नहीं है, वो एक ऑपरेटर है जो कि मैथमेटिकल टर्म में हम लोग डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं, जैसे कि ये है dy बाय dx, यानी कि क्या है ये y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और d2y बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से अगर यहाँ पर डेल y बाय डेल x लिखा हुआ रहे इस तरह से डेल y बाय डेल x, तो दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर में तो यहाँ पर मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोग ये समझो कि जिसके रिस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ उसी को वेरिएबल हम लोग काउंट करेंगे और इसके अलावा कुछ भी रहेगा y में तो उसे हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पर डेल स्क्वायर y बाय डेल x स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी कि 2 टाइम्स हम लोग कर दिए हैं, 2 बार अगर एक ही काम करेंगे तो वही चीज यहाँ पर ये डेल रिप्रेजेंट करता है। तो उन चीजों को बहुत जानना नहीं है, बस थोड़ा बहुत हम लोग जान गए। अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ई और भी एक नया चीज, तो ई क्या है बच्चों, ई इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो जिस ऑर्बिटल के लिए हम लोग ये इक्वेशन लिखे हैं उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी है। और भी क्या चीज रिप्रेजेंट करता है बच्चों, दिस इज एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन present in that particular orbital, present in that particular orbital। क्लियर है ना कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में पोटेंशियल जो है, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका पोटेंशियल क्या है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। ये था क्या, ये तो था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तो हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो अलग अलग टर्म है वो अलग अलग टर्म एक्चुअली क्या क्या है उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर जाना। लेकिन हम लोगों को तो शेप ऑफ ऑर्बिटल निकालना है कि ऑर्बिटल का शेप जो है वो कैसे होता है। तो ऑर्बिटल का शेप हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग ऑर्बिटल का शेप कैसे निकालते हैं उस चीज को अब यहाँ पर ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों के पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उपलब्ध है। क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो दैट इज डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। शायद आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो मान लो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का आप लोगों को शेप निकालना है, मान लो ये कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, इसका शेप आप लोगों को निकालना है। तो जिस ऑर्बिटल का शेप निकालना है ना, तो उस ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और पोटेंशियल, यानी कि एनर्जी और पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखते हैं
और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्टेप 1 में हम लोग क्या काम करते हैं, तो स्टेप 1 में करते क्या है, वी पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, जिसको कैपिटल ई से दर्शा रहे हैं हम लोग, एंड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कैपिटल वी से हम लोग दर्शाते हैं, प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल इन Schrodinger wave equation and solve it for psi in terms of variable x, y and z। ये क्या लिखा मैंने कि यहाँ पर मैंने लिखा कि जिस ऑर्बिटल का शेप आप लोगों को निकालना है, तो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और पोटेंशियल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो उस एनर्जी और पोटेंशियल के वैल्यू को आप लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखे, एनर्जी और पोटेंशियल के वैल्यू को, और बाकी एम एच वगैरह तो सब आ ही रहा है। तो बताओ तो यहाँ पर क्या वेरिएबल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सिर्फ साई एक्स वाई जेड, बाकी का तो वैल्यू नोन है। तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, जो एक तरह का पार्शियल डबल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका, साई का, तो ये आप लोग कैसे हम लोग इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो मैथ्स में 12 में आप लोग जानोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से एक चैप्टर होता है। तो इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को वो सारा टर्म नहीं देखना है कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, बस हम लोगों को जानना है कि क्या करते हैं इस वाले काम में। ये काम क्या है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं स्टेप 1 में, जो जिस ऑर्बिटल का शेप निकालना है, उस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों हम लोगों को आता है साई का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि साई का एक फंक्शन आता है एक्स वाई और जेड के टर्म में, ठीक है ना। वी ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कि एक्स वाई और जेड के फंक्शन के रूप में हम लोगों को साई का एक इक्वेशन आता है। तो यहां से पूछा जाता है बच्चों कि ये जो हम लोगों को साई का एक इक्वेशन आया, क्या इस साई का इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, हेयर देयर इज नो, थोड़ा अंग्रेजी में मिस्टेक हो जा रहा है, हेयर देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंस ऑफ साई, ठीक है ना, कि साई टू डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। हाउएवर, लेकिन साई रिप्रेजेंट, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बताओ तो, एम्पलीट्यूड नहीं, अभी हम लोगों ने पहले देखा भी था, एम्पलीट्यूड किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग वेव की तरह ट्रीट करें तो इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को साई रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि साई का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, नो सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, कि यहाँ पर शेप ऑफ ऑर्बिटल में साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो अब सवाल आता है कि हम लोग साई का वैल्यू निकालते क्यों हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप 3 में करते क्या है कि साई का कोई फंक्शन आया होगा तो हम लोग स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। नाउ आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो हम लोग क्या पाएंगे, साई स्क्वायर एज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। हम लोग को एक और फंक्शन देखने को मिलेगा, क्या चीज का फंक्शन, साई स्क्वायर का फंक्शन मिलेगा देखने को। वो जो था फंक्शन, वो क्या चीज का फंक्शन था, वो साई का फंक्शन था, लेकिन साई से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कोई जानकारी नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, साई का जो भी फंक्शन आएगा आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, वी ऑब्टेन्स द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही साई स्क्वायर का ही वैल्यू हम लोगों को निकालना था। साई स्क्वायर का जो ये फंक्शन आया ना, तो ये फंक्शन 3 वेरिएबल का है, तो यानी कि साई स्क्वायर जो है 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ एडिशनल बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है वो हम लोगों को क्लास 11 के मैथ्स में पढ़ना है। जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन है y = mx + c, तो यहाँ पर आप लोग गौर करो, 2 वेरिएबल है y और x, तो ये वाला इक्वेशन एक प्लैनर शेप को रिप्रेजेंट करेगा, 2 डायमेंशनल शेप। और वो कौन सा शेप होगा बताओ बच्चों, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। और भी हो सकता है जैसे कि आप लोगों को मिले y² = 4ax, इस तरह का है, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी सिर्फ x और y 2 वेरिएबल है, तो ये मान लो एक पैराबोला को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ऐसा रहे x² + y² = a², तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना बच्चों। तो ये जो 2 वेरिएबल का इक्वेशन होता है, तो अलग अलग रूप में अलग अलग शेप को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से यहाँ पर जो 3 वेरिएबल का इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, यहाँ
पर जो साई स्क्वायर का कैसा इक्वेशन बच्चों हम लोगों को मिला, 3 वेरिएबल का इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है वो 2D नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इट रिप्रेजेंट ए 3 डायमेंशनल शेप विच इज एक्चुअली शेप ऑफ ऑर्बिटल। और बच्चों वही जो है ना 3 डायमेंशनल शेप, तो वही 3 डायमेंशनल शेप जो है वो दरअसल ऑर्बिटल के शेप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मान लो ये आ गया साई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक स्फेयर का रिप्रेजेंटेशन है या इक्वेशन है, ठीक है ना। यानी कि अगर साई स्क्वायर बराबर ऐसा इक्वेशन आया तो ये एक स्फेयर को रिप्रेजेंट करता है और उस स्फेयर का रेडियस जो होगा वो साई के बराबर होगा। यानी कि समझ लो कि उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। साई स्क्वायर का इक्वेशन एक्स वाई जेड के टर्म्स में कोई और तरह का इक्वेशन आया तो वो किसी और तरह के 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करेगा, बस खत्म हो गया। यानी कि ऑर्बिटल का शेप हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं शायद आप लोगों ने समझा होगा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ कि ऑर्बिटल का शेप निकालने के लिए हम लोग 3 स्टेप में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। और वो 3 स्टेप क्या है, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जिस ऑर्बिटल का आप लोगों को शेप निकालना है तो उस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं कहां पर, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जैसे हम लोग एनर्जी और पोटेंशियल का वैल्यू पुट करेंगे तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन साई का इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर एक्स वाई जेड। तो इसको सॉल्व करने के बाद, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को एक इक्वेशन आता है, क्या चीज का, साई का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन इस इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस होता है कि नहीं होता है, तो इस इक्वेशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखना इस इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता क्योंकि आप लोगों से पूछा जाएगा। तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टेप 3 में कि ये जो स्टेप 2 में जो इक्वेशन आया है साई स्क्वायर का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो साई की जगह साई स्क्वायर हो जाएगा और ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, कोई भी फंक्शन जैसे कि मान लो 2x + 3y + 9z कुछ भी फंक्शन आएगा ना, तो उस फंक्शन को स्क्वायर करोगे तो एक अनदर फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो अनदर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ये एक 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो वही 3 डायमेंशनल शेप एक्चुअली उस ऑर्बिटल का शेप होगा, है ना बच्चों। जैसे मान लो ये 3 डायमेंशनल शेप x² + y² + z² है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक स्फेयर का इक्वेशन है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होगा। कोई और शेप अगर आया, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन है ये कोई और इक्वेशन आएगा तो ऑर्बिटल का शेप कुछ और होगा और उन्हीं शेप्स को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अलग अलग तरह के शेप पर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग तरह का शेप जो है वो क्या क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल का, उन सारे शेप पर हम लोग एक एक करके आ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज से, एस ऑर्बिटल से। ओके, तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश भी करोगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किस चीज से, तो एस ऑर्बिटल से, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखो कि एस ऑर्बिटल जो होता है इसके लिए एल का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0। तो एम का वैल्यू जो है वो भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो एल का वैल्यू 0 और एम का वैल्यू भी बच्चों कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो एस ऑर्बिटल को एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर बॉक्स से, क्योंकि एम जो है ना, एम का एक ही वैल्यू आया यानी कि एक ही तरह का एस ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। तो एस ऑर्बिटल की शुरुआत कहां से हो जाती है, n = 1 से। n = 1 में तो एस ऑर्बिटल कहां से शुरुआत होगा, 1 से। तो सबसे पहला एस ऑर्बिटल क्या होगा, 1s, उसके बाद क्या होगा बच्चों 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद 4s एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे एस ऑर्बिटल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1s ऑर्बिटल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 1s ऑर्बिटल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1s ऑर्बिटल जो है वो एक सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट होगा। दिस इज एक्चुअली 1s ऑर्बिटल और ये स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है ना। 1s ऑर्बिटल यानी कि एस ऑर्बिटल के बारे में आप लोगों से पूछा जाए कि कैसा शेप होगा, तो ये साइमेट्रिकली स्फेरिकल अबाउट ऑल द 3 एक्सिस, कि ये तीनों एक्सिस के अबाउट साइमेट्रिकली स्फेरिकल होता है। तो साइमेट्रिकली स्फेरिकल करने का मतलब क्या होता है ना, देखो जैसे ये भी एक स्फेयर है, ठीक है। तो इसको अगर बीच से यहां से काटेंगे तो बताओ, तो इधर का एरिया इधर का एरिया बराबर, तो ये साइमेट्रिकली कट हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो इस स्फेयर को
हम लोग ऐसे कट किए, तो बताओ तो ये कट सिमेट्रिकल है क्या? इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर होगा? नहीं है बराबर, तो ये सिमेट्रिकल कट होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये सिमेट्रिकल कट नहीं है, ठीक है ना। तो एस ऑर्बिटल जो होता है सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल हम लोग सॉलिड सर्किल तो ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिटल एक्चुअली 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोग डॉटेड से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस ऑर्बिटल को। ये जो है बच्चों ये क्या चीज है? एस ऑर्बिटल। और कौन सा? 1s ऑर्बिटल है। और सिमेट्रिकली स्फेरिकल करने का क्या मतलब हुआ कि ये हम लोग तीनों एक्सिस यहाँ पर बना रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, माफ करना। तो ये इस तरह से है और ये एक इस तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है बच्चों वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है। तो आप लोग गौर करोगे तीनों एक्सिस से सिमेट्रिकली स्फेरिकल है। और यहाँ पर बहुत सारा डॉट देना जरूरी होता है। और ये डॉट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये डॉट रिप्रेजेंट करता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये डॉट का मात्रा जो है न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा होगा। जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो डॉट का मात्रा कम होते चले जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे पहली बात एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस के आसपास सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे दूर हम लोग होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटते चली जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग ग्राफिकल मैनर में भी लिख सकते हैं। तो ग्राफिकली इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करके हम लोग दिखाते हैं। तो ग्राफिकली इस बात को हम लोग कैसे दर्शाया जा सकता है इस बात को? तो ध्यान से देखना कि ये मैं ग्राफ यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ क्या चीज का? साई स्क्वायर का। ये जो ग्राफ है ये क्या चीज का ग्राफ है बच्चों? साई स्क्वायर का। पिक्चर की क्वालिटी को आप लोग इंप्रोवाइज कर लो, अदरवाइज देखने में तकलीफ होगी। यहाँ पर जो क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है उसको 480 पिक्सल में आप लोग कन्वर्ट करो और तब जाके आप लोगों को साफ साफ दिखेगी ये सारी चीजें। तो ये साई स्क्वायर का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में। आर जो है रेडियस, यानी कि इस सेंटर से जैसे जैसे आप लोग दूर जाओगे तो साई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा की कम। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि साई स्क्वायर मैक्सिमम होता है कहां पर? जब आर का वैल्यू 0 होता है। आर का वैल्यू 0 तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम। और जैसे जैसे आप लोग दूर होते जा रहे हो, देखो ये ग्राफ जो है नीचे की ओर आ रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जब आर का वैल्यू 0 है यानी कि एकदम सेंटर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम। और जैसे आर का वैल्यू आगे बढ़ते जा रहा है तो आप लोग देखोगे साई का वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ आते जा रहा है। नीचे की तरफ मतलब साई स्क्वायर का वैल्यू घट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना घट रहा है। यानी कि जैसे आप लोग आर सेंटर से दूर होते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना कम होते चले जाता है। और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये लगभग 0 के अप्रोच करता है। लेकिन आप लोग गौर करो ये वाला लाइन जो है कभी ये 0 सटाएंगे नहीं, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर भी जाओगे ना तो ये सटने का कोशिश करेगा लेकिन सटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी कुछ ना कुछ रहता ही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना इनफाइनाइट पर भी 0 नहीं होता है। क्योंकि ऑर्बिटल जो है एक्चुअली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? 90 से 99% चांसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है ना। और अगर हम लोग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ नहीं होता है कि होता क्या है ना कि आर डिस्टेंस पर, मान लो आर डिस्टेंस पर एगो हम लोग छोटा सा सेल बनाए। आप लोग गौर करो इस तरह का स्फेरिकल सेल जो है आर डिस्टेंस पर, मान लो ये छोटा सा सेल ऐसा बनेगा ना, तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप लोग देखो यहां से यहां तक जैसे जाओगे तो इसका एरिया आर डिस्टेंस पर जो स्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर। ये जो मोटाई है ना इसको मान लो ये कितने के बराबर है? डी आर के बराबर। तो डी आर को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये डी आर बहुत ही छोटा है। और इंटू साई स्क्वायर कर दोगे ना तो ये वैल्यू जो है दरअसल क्या चीज को दर्शाता है बच्चों? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसका अगर आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें तो सोच के देखो यहाँ पर आर का वैल्यू सेंटर पर 0, तो साई स्क्वायर तो यहाँ भी है, साई स्क्वायर यहाँ भी है। तो जैसे आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे तो आर 0 होगा तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा क्योंकि आर का वैल्यू आर पर यहाँ 0, आर स्क्वायर 0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 0। लेकिन ये ग्राफ कुछ इस तरह से वैरी करता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ जानना चाहिए। तो इस ग्राफ से हम लोगों को पता चलता है, इस वाले ग्राफ से, कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है ऑर्बिटल के अंदर तो नहीं, हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का कुछ ना कुछ संभावना है। इस वजह से 1s ऑर्बिटल में देयर इज नो एनी
एनी नोड कि 1s ऑर्बिटल में कोई नोड होता है कि नहीं होता है, नहीं। यानी कि 1s ऑर्बिटल में पूछा जाएगा रेडियल नोड कितना, तो 0, एंगुलर नोड कितना, तो 0, और टोटल नंबर ऑफ नोड कितना, तो ये भी 0। नोड क्या होता है, अगर इन चीजों में कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज पिछला वाला लेक्चर देख लो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या नोड नाम से आप लोग सर्च करो, नोड नाम से सर्च करो राहुल जलान ये वाले में चैनल में, तो आप लोगों को आराम से मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं बच्चों 2s ऑर्बिटल पर। ये तो s ऑर्बिटल में पहला था कौन, 1s ऑर्बिटल। अब हम लोग किस चीज के बारे में आ रहे हैं बच्चों, अब हम लोग आ रहे हैं 2s। ध्यान से देखना बच्चों, 2s ऑर्बिटल में क्या होता है, ये सिंपल एक ही ऑर्बिटल होगा क्योंकि m का वैल्यू 0 है, यहाँ पर ये 2s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें नोड ही हम लोग निकाल देते हैं। तो इसके लिए n का वैल्यू कितना है बच्चों 2, l का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो बताओ तो रेडियल नोड जो है वो कितना हो जाएगा, n माइनस l माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि इसमें एक रेडियल नोड होता है। और एंगुलर नोड जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू l, और l का वैल्यू चूंकि 0 है तो 0 के बराबर, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, यानी कि 2s ऑर्बिटल में एक नोड होगा, और कौन सा नोड होगा बच्चों, तो वो होगा रेडियल नोड, ठीक है ना। साफ साफ नजर आ रहा है रेडियल नोड। तो अब हम लोग बनाते हैं 1s ऑर्बिटल का शेप। सबसे पहली बात तो आप लोग जानो कि पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल, तो आप लोग बोलोगे 1s ऑर्बिटल से बड़ा होता है 2s ऑर्बिटल। सबसे पहला डिफरेंस आप लोगों ने जाना। दूसरा बात आप लोग बोलोगे कि 1s ऑर्बिटल में नोड नहीं होता है और 2s ऑर्बिटल में एक नोड होता है, ठीक है ना। 1s ऑर्बिटल में एक भी नोड नहीं होता है, और जबकि 2s ऑर्बिटल में नोड होता है। तो ये भी सिमेट्रिकली स्फेरिकल ही होता है। ये हमने y एक्सिस बना लिया, ये जो है y एक्सिस, ये जो है बच्चों क्या है, ये है x एक्सिस, और ये जो है बच्चों ये क्या चीज है, जेड एक्सिस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डॉट्स हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये जो है इलेक्ट्रॉन का डॉट बना रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारा डॉट जो मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या चीज को दर्शाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि एक डिफिनिट रीजन को छोड़कर हम हर जगह डॉट बना रहे हैं, दिख रहा है। और वो डिफिनिट रीजन जो है वो अब भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि कौन से रीजन में हमने डॉट नहीं बनाया है। ये डॉट है क्या, ये डॉट दरअसल इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के संभावना को दर्शा रहा है, जिसको कि हम लोग साई स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो तो कहीं पर डॉट गायब है क्या, कहीं पर ऐसा जगह है, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कि डॉट्स नहीं है, तो बिल्कुल वो रीजन आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा कि वो रीजन ये है, ठीक है ना। इस वाले रीजन में बिल्कुल भी डॉट नहीं है। डॉट नहीं है मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और इसी रीजन को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियल नोड। तो यहाँ पर एक रेडियल नोड है जो कि साफ साफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और जहां रेडियल नोड होता है वहां साई स्क्वायर कितने के बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर, सही है ना। अब इसी को छोटा करके आप लोगों को दिखाता हूं कि ग्राफ जो होगा 2s ऑर्बिटल के लिए कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। किस चीज के बीच हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखना। साई स्क्वायर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, और r जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, या सेंटर से वो दूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें गौर करो, आप लोग खुद से इमेजिन करो कि यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग आगे की ओर ऐसे मैक्सिमम दूरी तरफ बढ़ रहे हैं इस तरह से। तो जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे तो सेंटर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना है मैक्सिमम। तो यहाँ पर r जब 0 होगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना होगा, और ये बढ़ते बढ़ते एक जगह जाके 0 हो जाता है, दिखा, ये बढ़ते बढ़ते घटते घटते 0 हो गया, और फिर बढ़ेगा, और फिर इस तरह का ग्राफ होगा। तो यहाँ पर एक जगह देखो बीच में कहीं पर जाके साई स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर हो गया बच्चों, वो साई स्क्वायर 0 के बराबर हो गया। तो जहां पर बीच में ऑर्बिटल के अंदर साई स्क्वायर बराबर 0 होगा, एक्चुअली वही क्या है, रेडियल नोड। और जहां रेडियल नोड है वहां पर साई स्क्वायर तो 0 के बराबर होना ही है ना बच्चों। तो क्या देख रहे हो कि सेंटर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम, फिर जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना घटते 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 0 को अप्रोच करता है, जहां पर जिसको कि हम लोग नाम देते हैं रेडियल नोड, और फिर बढ़ेगा और फिर घटेगा, है ना। अब हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर हम लोग प्लॉट करें, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, है ना। और r के रेस्पेक्ट में हम लोग ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो r से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ तो साई स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर तो 0 हो ही जाएगा, और ये ग्राफ जो होगा बच्चों यहाँ से जाएगा और एक नोड पर 0 होगा, और फिर ये ऐसे बढ़ेगा, और ये ग्राफ ऐसे 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 यहाँ तक चलते चले आएगा, सही है ना बच्चों।
तो ये क्या चीज का ग्राफ है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 3s ऑर्बिटल की तरफ कि 3s ऑर्बिटल में क्या क्या बात देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आ रहे हैं हम लोग अब किसके तरफ बच्चों, 3s ऑर्बिटल की तरफ। 3s ऑर्बिटल, दरअसल 1s के बाद 2s के बाद 3s पढ़ाने से क्या पता चलता है कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है 1s में, 2s में और 3s ऑर्बिटल में। ठीक है ना, तो सबसे पहले 3s के लिए बताओ तो n का वैल्यू कितना है बच्चों 3, l का वैल्यू कितना है 0, तो जल्दी से बता दो तो रेडियल नोड जो होगा वो कितने के बराबर होगा, n माइनस l माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर 2 रेडियल नोड होंगे। और एंगुलर नोड कितने होंगे बच्चों, दैट इज इक्वल टू l तो 0 के बराबर है, तो यहाँ पर एंगुलर नोड s ऑर्बिटल में होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नोड को ध्यान से देखो तो दैट इज इक्वल टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। ठीक है, तो रेडियल नोड है कितना 2 के बराबर और एंगुलर नोड है कितने के बराबर 0 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर कितने नोड्स हैं, तो यहाँ पर 2 नोड होते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, अब इसका शेप दिखाते हैं, तो शेप जैसे देखोगे तो चीजें और आसान होती चली जाएंगी। ठीक है ना, 2 मिनट पेशेंस के साथ देखते चले जाओ। ये जो फिगर है, इस फिगर में बहुत सारा डॉट्स बना रहे हैं। ये डॉट्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, है ना, ये गलती बन गया, तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा होगा कि 3s ऑर्बिटल भी सिमेट्रिकली स्फेरिकल है, क्योंकि अभी लास्ट में हम यहाँ पर एक्सिस भी जब दर्शाएंगे तो उस एक्सिस को देखने के बाद क्या चीज आप लोगों को लगेगा कि ये भी जो है वो सिमेट्रिकली स्फेरिकल ही है, सही है ना। लेकिन यहाँ पर 1s और 2s से क्या अंतर आएगा, 1s में एक भी नोड नहीं था, यानी कि एक भी खाली जगह नहीं था ऐसा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता था। 2s में एक ऐसा खाली जगह था जहां पर कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता था, यानी कि वहां पर एक रेडियल नोड था। एंगुलर नोड तो s ऑर्बिटल में होता ही नहीं है। और 3s में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि 2 ऐसा खाली जगह है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, जो एक्सिस दर्शाएगा कि ये साइमेट्रिकली स्फेरिकल है। साइमेट्रिकली का मतलब आप लोगों को समझाया था, एकदम बीचों बीच कट करेगा। ठीक है ना, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो है ये कैसा एक्सिस है बच्चों, जेड एक्सिस। जो भी कुछ आप लोगों को लिखने की इच्छा हो अपने फेयर कॉपी में कुछ एडिशनल टर्म, तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चले जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर जल्दी से बता दो तो कितने नोड्स हैं बच्चों, 2, तो एक नोड ये साफ सा नजर आ रहा है और ये दूसरा नोड भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 2 रेडियल नोड्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कितने रेडियल नोड है बच्चों, 2 रेडियल। ठीक है, तो साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने रेडियल नोड हैं, 2 रेडियल नोड है 3s ऑर्बिटल में। अब इसी चीज को छोटा करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं 3s ऑर्बिटल का। ठीक है ना, तो ग्राफ जो होता है बच्चों हम लोग किस चीज के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ जो है हम लोग प्लॉट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं r के रिस्पेक्ट में। तो 1s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, तो जहां r 0 होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम, और जैसे नजदीक आओगे तो एक नोड मिलेगा, ये पहला नोड है, फिर उठेगा ग्राफ, फिर दूसरा नोड यहाँ मिलेगा, फिर उठेगा और फिर ये तीसरा नोड आप लोगों को आगे जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके मिलेगा। तो ये दोनों जो जहां जहां पर ये ग्राफ जो है साई स्क्वायर बराबर 0 के अप्रोच कर रहा है, इन दोनों जगह पर है ना साई स्क्वायर बराबर 0, तो ये दोनों एक्चुअली क्या चीज है बच्चों, रेडियल नोड, जहां पर साई स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। अब ऐसा ही ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे किसके लिए, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर के लिए, और किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ 0 था ना, तो यहाँ पर r 0 है ना, तो यहाँ ग्राफ ऐसा होगा, एक नोड, दूसरा नोड और ये तीसरा नोड। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होते चले जाता है बच्चों। तो सारे ग्राफ को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करना, क्योंकि जो भी एडवांस का क्वेश्चन आता है ना इन चीजों से, तो वो सीधा सीधा इन्हीं नोट्स वगैरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना बच्चों, अब s ऑर्बिटल के बारे में अच्छा खासा हम लोगों ने जान लिया। अब बच्चों हम लोग p ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम शुरुआत कर रहे हैं किस चीज से, तो p ऑर्बिटल से। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि p ऑर्बिटल जो होता है, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो बताओ तो m का वैल्यू क्या होगा, l बराबर 1 के लिए m इज इक्वल टू क्या होता है, -l2 + l, ये ना होता है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -1 से +1, यानी कि -1 0 और +1। तो ये m का 3 वैल्यू क्या दर्शाता है, m का 3 वैल्यू
दर्शाता है कि p ऑर्बिटल दरअसल 3 होता होगा, जिसमें पहले p ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू जो है वो होता होगा -1, दूसरे के लिए m का वैल्यू होता होगा 0 और तीसरे के लिए m का वैल्यू होता होगा बच्चों कितना के बराबर, +1 के बराबर। ठीक है ना, यानी कि p ऑर्बिटल 3 तरह का होता है और वो m निर्धारित करता है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निर्धारित करता है। अब शेप की बात करें तो p ऑर्बिटल बच्चों डम्बेल शेप का होता है। ठीक है, p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, ये डम्बेल शेप है और जहां पर दो लोब आपस में एक दूसरे से मिलता है वही एक्चुअली एंगुलर नोड है, याद रहेगा। p ऑर्बिटल शुरुआत कहां से होता है, तो p ऑर्बिटल 2 से शुरुआत होता है, यानी कि 2p होता है, तब जाके 3p, तब 4p, तब 5p, इस तरह से आगे जाता होगा। पूछा जाएगा 1p ऑर्बिटल होता है, तो जवाब दोगे नहीं, 1p ऑर्बिटल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 2p ऑर्बिटल से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि p ऑर्बिटल 3 होता है, यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा 1 2 3। तो यहाँ पर पहला जो 2p ऑर्बिटल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2px, दूसरा 2py और तीसरा जो है 2pz। एक्चुअली ये जो डम्बेल शेप का जो ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल, ये किसी एक एक्सिस के तरफ ओरिएंटेड होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं 2px ऑर्बिटल की। ठीक है, तो 2px ऑर्बिटल की जब हम लोग बात करेंगे तो वो x एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से मौजूद होगा, यानी कि इसका ओरिएंटेशन किसके तरफ होगा बच्चों, x एक्सिस के अबाउट। और ये डॉट्स जो है वो क्या चीज को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को ये डॉट दर्शाता है। ठीक है, इसी तरह 2py ऑर्बिटल की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो 2py ऑर्बिटल जो होगा वो किस तरह से होगा, तो वो y एक्सिस के तरफ तुम्हारा इस तरह से झुका हुआ रहेगा, यानी कि इसका ओरिएंटेशन जो है वो किस तरफ होगा, y एक्सिस के तरफ। और इसको ये भी डम्बेल शेप का होगा, दिस इज 2px एंड दिस इज एक्चुअली 2py। और 2pz ऑर्बिटल की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वो z एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड होगा, जो कि आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। ये z एक्सिस है मान लें, तो z डॉट्स यहाँ पर दिखाना जरूरी है। डॉट क्या चीज को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ये जो है 2pz ऑर्बिटल। तो दिख गया कि p ऑर्बिटल जो होता है वो 3 तरह का, कौन सा, px, py, pz। इन सबों में अगर हम लोग L और N यानी कि क्वांटम नंबर्स की बात करें तो N का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू कितना है, 0। तो जल्दी से बता दो तो रेडियल नोड कितना होगा बच्चों, रेडियल नोड इज इक्वल टू N माइनस L माइनस 1। तो N इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1। एक्चुअली यहाँ पर जो L का वैल्यू है दैट इज 1। p ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितने के बराबर होता है बच्चों, 1। तो 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी कि रेडियल नोड जो होगा इन सारे ऑर्बिटल्स के लिए कितना जो होगा, 0। एंगुलर नोड जो होगा बच्चों, एंगुलर नोड तो L के बराबर होता है, L 1 के बराबर है, तो एंगुलर नोड 1। यानी कि टोटल नोड जो होगा इसमें कितना होगा, 1। और वो सिर्फ एक एंगुलर नोड जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जहां पर दो लोब मैच करता है ना, इस जगह को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एंगुलर नोड। तो ये हमारा एंगुलर नोड है। ठीक है ना, तो एक एंगुलर नोड। यहाँ पर कोई रेडियल नोड वगैरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं 3p ऑर्बिटल पर। ठीक है, जैसा कि बच्चों जान रहे हो कि 3p ऑर्बिटल भी 3 ही होता होगा, कौन कौन सा, तो 3px, 3py और कौन सा, 3pz। 3 तरह का p ऑर्बिटल होता होगा, 3px, 3py, 3pz। और इन तीनों ऑर्बिटल के शेप वेव को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सबसे पहले हम लोग 3px को बनाते हैं, 3px। तो शेप के पहले हम लोग नोड देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, L का वैल्यू तो 1 होता ही है। तो जल्दी से बता दो रेडियल नोड जो है वो कितने के बराबर है, तो रेडियल नोड जो है यहाँ पर n माइनस L माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पर एक रेडियल नोड है और एंगुलर नोड तो फिक्स होता है p ऑर्बिटल में, जो कि L के बराबर होता है, जो कि 1 के बराबर। तो टोटल नोड जो है वो कितना हो गया बच्चों, तो टोटल नोड जो हो गया यहाँ पर 2 है, एक एंगुलर नोड तो फिक्स और एक रेडियल नोड भी होगा। जैसे कि हम लोग 3px ऑर्बिटल की अगर बात करें तो 3px ऑर्बिटल का शेप जब हम लोग लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा। तो जैसा शेप बच्चों मैंने यहाँ पर बनाया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये ओरिएंटेड होता है 3px। तो इसमें डॉट बनाएंगे तो अब ज्यादा क्लियर आप लोगों को दिखेगा। ये डॉट्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये डॉट्स आप लोग ध्यान से देखना, ये डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि इसमें रेडियल नोड, एंगुलर नोड तो क्लियर है कि जहां पर दोनों लोब मैच कर रहा है, वो दोनों लोब जहां पर सट रहा है उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, एंगुलर नोड, क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं के बराबर होती है। लेकिन रेडियली भी एक ऐसा क्षेत्र बनता है 3p ऑर्बिटल में जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं के बराबर होता है,
तो उस रेडियल रीजन को जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं के बराबर, उसको भी हम लोग नोड बोलते हैं। तो ये वाला जो हो गया बच्चों, ये कौन सा नोड है? दिस इज एक्चुअली एंगुलर नोड। और ये जो खाली जगह दिख रहा है ना यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो इस खाली जगह को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडियल नोड। और इसे एक ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि इस वाले को और इस वाले को दो गिन लेना, इन दोनों को एक रेडियल नोड काउंट करते हैं, ठीक है ना। और यही जो फिगर है, इसी को हम सीधा खड़ा कर दें, ऐसे करके घुमा कर ऐसे खड़ा कर दें, ऐसा टाइप का हो गया। तो ऐसा ही सेम फिगर होगा 3py का, और ऐसा ही अगर हम लोग घुमा दें ऐसा जेड एक्सिस के अलोंग, तो सेम ऐसा ही फिगर होगा बच्चों किसका? 3p जेड का। सिमिलरली 4p का शेप जो होगा वो कैसा होगा? तो एक मिनट में निकाल लेते हैं। 4px ऑर्बिटल की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो 4px ऑर्बिटल भी नोड्स रखता होगा। और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ पर रेडियल नोड कितना हो जाएगा बच्चों? 4 - 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। और एंगुलर नोड जो है बच्चों वो कितना होगा? वो तो 1 के बराबर। सो टोटल नोड कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? तो टोटल नोड हो जाएगा रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड दैट इज इक्वल टू 3। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब यहीं पर आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बता दो कि इसका शेप कैसा होगा। तो शेप जो है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नोड की संख्या हम बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे ये डॉटेड रीजन है, ध्यान से देखना, ये एक डॉटेड रीजन यहाँ पर हम बनाए हैं। तो बच्चों हम यहाँ ध्यान से देखो, ये है 4px ऑर्बिटल। इसको भी हम लोग इस तरह से देखें तो ये बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेकर। तो यहाँ पर देखो रेडियल नोड, ये एंगुलर नोड सबसे पहले देखते हैं। एंगुलर नोड तो क्लियर है बच्चों, एक ही है, ये जहां पर दोनों लोब मिलता है, ये जो है ये क्या चीज है? एंगुलर नोड। और रेडियल नोड इसमें कितना है बच्चों? 2, तो जो कि साफ नजर आ रहा होगा। एक यहाँ पर खाली जगह मैंने बताया है और एक यहाँ पर खाली जगह बनाया है, तो ये दोनों जो है ये कैसा नोड है? ये रेडियल नोड कहलाएगा। और इसको अलग नहीं काउंट करोगे, यहाँ पर जो 2 खाली जगह है ये भी एक ही काउंट होगा, और ये वही रेडियल नोड है, सही है ना। तो कितने रेडियल नोड हो गए बच्चों? यहाँ पर 2। तो अब स्पष्ट हो रहा होगा। अब इन सारे फिगर को एक साथ छोटा करके मैं आप लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ भी देखना और समझना काफी जरूरी होता है इस पर आधारित क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जितना भी p ऑर्बिटल अभी मैंने आप लोगों को बताया, कितने तरह के p ऑर्बिटल के बारे में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि सारे फिगर को एक साथ कंक्लूड करके दिखाना है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल आ रहा है। लेकिन आप लोग क्या करोगे जानते हो? बस थोड़ा सा पिक्चर के क्वालिटी को मैक्सिमम में करके देखो, आप लोगों को भी साफ साफ नजर आएगा ये सारा बात, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो पहला वाला ऑर्बिटल था, ये था कौन सा ऑर्बिटल बच्चों? तो ये था 2px ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2px ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं। तो ये वाला ग्राफ यहाँ पर देखो 2px के लिए हम बना रहे हैं। ये ग्राफ ध्यान से देखना, ग्राफ किसके किसके बीच हम लोग बनाएंगे बच्चों? तो साई स्क्वायर और r के बीच ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो p ऑर्बिटल की कहानी क्या होती है बच्चों? कि जहां पर r 0 है, यानी कि ये वाला पोजीशन पे देखो वो नोड होता है, इस एंगुलर नोड, इस वजह से यहाँ पर 0 होगा और ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा और फिर ऐसे जाके घटेगा। और सिमिलर ग्राफ हो जाता है किसके लिए? 4πr² साई स्क्वायर, यानी कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ r के रेस्पेक्ट में, वो भी सिमिलर होता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठेगा। क्यों ग्राफ थोड़ा उठेगा? क्योंकि 4πr² से साई स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग 3p ऑर्बिटल के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके किसके बीच बच्चों? साई स्क्वायर और r के बीच, तो यहाँ पर बीच में एक नोड आता है। इस वाले फिगर को आप लोग ध्यान से देखो कि जो सेंटर है, सेंटर पर तो एक नोड बनेगा, तो यहाँ पर 0 होगा और उसके कुछ दूरी के बाद एक और रेडियल नोड आता है, तो ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे आएगा और तब फिर बढ़ेगा और ग्राफ ऐसे जाएगा। हमेशा जो टिप है ना उसको डाउन करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तुम सेंटर से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना घटते जाएगा, इस वजह से ये टिप जो है ना, हाइट जो है वो डाउन होते चले जाता है। ऐसे बताओ तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है क्या चीज को दर्शाता है? तो ये पॉइंट जो है एंगुलर नोड को दर्शाता है। यहाँ पर 2 नोड आया, तो ये वाला जो है ये एंगुलर नोड है बच्चों, और ये वाला जो है ये रेडियल नोड है, ठीक है ना। अब ऐसा ही ग्राफ अगर बच्चों हम लोग किसके लिए प्लॉट करेंगे? 4πr² साई स्क्वायर और r के बीच ग्राफ हम लोग ये खराब, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? सिमिलर ग्राफ होगा, लेकिन यहाँ पर टिप जो होगा वो उठ जाता है। जानते हो क्यों?
क्योंकि जैसे आर का वैल्यू देखो इधर से इधर आने पर मतलब जैसे आगे तुम बढ़ते जा रहे हो आर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो बताओ तो ये टिप जो है ऊंचा होते चले जाएगा ना, तो इस ये वजह होता है। आप लोग इमेजिन करना। और ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है एंगुलर नोड, और ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है रेडियल नोड है, ठीक है ना। अब हम लोग इस तरह से 4px ऑर्बिटल के लिए देखते हैं जिसमें कि 2 रेडियल नोड और 1 एंगुलर नोड है। तो उसके लिए जब हम लोग ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच बच्चों, साई स्क्वायर और आर के बीच, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ होगा बच्चों कुछ इस तरह का। यहाँ पर एक नोड, फिर से एक नोड, और तब जाके आगे कहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर बच्चों आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला पॉइंट जो है ये वाला ये एंगुलर नोड को दर्शा रहा है, ठीक है ना। और ये दो नोड जो है ये दोनों कैसा नोड है बच्चों, ये दोनों रेडियल नोड होगा, सही है ना। अब ऐसा ही ग्राफ हम लोग प्लॉट करें 4πr स्क्वायर साई स्क्वायर और आर के बीच, तो ग्राफ वैसा ही होगा लेकिन टिप जो होगा वो ऊंचा होते चले जाएगा, होगा ना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है 4πr स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। तो यही कहानी होती है पी ऑर्बिटल के रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आर के बीच ग्राफ के लिए। बताओ तो ये वाला पॉइंट क्या चीज को दर्शाता है, ये एंगुलर नोड है। ये वाला पॉइंट क्या दर्शाता है, ये पहला रेडियल नोड है। ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये दूसरा रेडियल नोड है। बच्चों सबको आप लोग अपने कॉपी में एक जगह नोट डाउन करना क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं किसके तरफ, तो हम लोग बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल की तरफ। तो डी ऑर्बिटल के बारे में एक विशेष जानकारी आप लोगों को दे दूं कि डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू होता है कितने के बराबर, 2। तो एल का वैल्यू 2 होता है तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -l 2 + l। तो -l जो होता है दैट इज -2 -1 0 +1 +2, सही है ना। तो जब m का वैल्यू 5 तरह का हो रहा है कहां पर, तो डी ऑर्बिटल के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है डी ऑर्बिटल भी कितने तरह का होता होगा बच्चों, तो डी ऑर्बिटल भी बच्चों होता है 5 तरह का, 1 2 3 4 5। तो ये जो पहला डी ऑर्बिटल है इसके लिए m का वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है बच्चों, इसके लिए m का वैल्यू -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए +2, सही है। और इन सारे डी ऑर्बिटल का नाम हो जाता है। तो सबसे पहला ये याद रख लो कि ये अलग अलग डी ऑर्बिटल का अपना अपना नाम होता है। तो अलग अलग डी ऑर्बिटल का नाम जो होता है वो क्या क्या होता है, dxy, dyz, ये वाला भी याद करना है, dzx, dx2 y2 और dz2। जल्दी से याद करो तो बच्चों, dxy, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2। दिखा तो कितना तरह का डी ऑर्बिटल होता है बच्चों, 5 तरह का। और डी ऑर्बिटल की शुरुआत कहां से होती है, चूंकि एल का वैल्यू 2 है तो एन का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 3। यानी कि डी ऑर्बिटल पहला जो होगा दैट इज 3d। 2d नहीं होता। आप लोगों से पूछा जाएगा 2d 1d होता है क्या, तो आप लोग जवाब दोगे बिल्कुल नहीं होता है। तो 3d होता है, 4d होता है, 5d होता है, 6d होता है, 7d होता है, ऐसा। यानी कि मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 3 से शुरू होता है। और ये तो हमने बताया ही आप लोगों को डी ऑर्बिटल जो होता है वो कितने तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर 5 तरह का, नाम भी पता है पांचों का, dxy, yz, zx, x2 y2 और dz2। अब इस पांचों डी ऑर्बिटल का शेप हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग dxy का ग्राफ नहीं वो शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये dxy ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये x और y एक्सिस के बीच में है। इसको बाद में डिक्टेटिव मैनर में मैं बना रहा हूं, पहले ड्रॉ कर लेता हूं सारे डी ऑर्बिटल को। ये दूसरा डी ऑर्बिटल dyz के लिए ग्राफ नहीं शेप है। ये तीसरा डी ऑर्बिटल है dzx के लिए। ये चौथे डी ऑर्बिटल के लिए है और ये पांचवा डी ऑर्बिटल। तो सबका हम लोग एक एक करके फिगर बना लेते हैं। dyz का भी फिगर ऐसा ही है। तो लग रहा होगा सर अंतर क्या है dxy और dyz में, और dzx का भी तो ऐसा ही है। तो और लग रहा होगा कि अंतर क्या होगा इन सबों में, तो दिखा रहे हैं अंतर। और ये dx2 y2 रहा और अब जो लिख रहे हैं वो dz2। ये जो दिख रहा है बच्चों ये क्या चीज का ऑर्बिटल का शेप है, ये dz2 का शेप है, ठीक है। यानी कि सराउंडेड टाइप का रहता है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर एक्सिस दर्शाना है। ये एक्चुअली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, आप लोग जानते हैं। एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड,
और जेड के बाद क्या होता है एक्स। और यहाँ पर जो बच्चों है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है बच्चों ये एक्चुअली जेड एक्सिस है। सही है ना। तो दरअसल ये जो ऊपर का तीन ऑर्बिटल आप लोगों को एक जैसा नजर आ रहा है, ये तीनों एक जैसा है नहीं। ये तीनों ऑर्बिटल जो है कौन कौन सा, ये डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड, और ये है डी जेड एक्स। ये तीनों ऑर्बिटल एक्चुअली अलग अलग प्लेन में है। ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे रहेगा, वाई जेड प्लेन में, ये जेड एक्स प्लेन में। और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये जो है बच्चों डी जेड स्क्वायर। तो ये एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन ये जेड एक्सिस के अलोंग होता है बच्चों। अब डॉट्स हम यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं, तो डॉट्स कुछ इस तरह से यहाँ पर है, और ये डॉट क्या चीज को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के संभावना को। तो ये एक्स वाई प्लेन में ये ऑर्बिटल है। तो बताओ तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बच्चों। तो आप लोग जवाब दोगे कि डी ऑर्बिटल का शेप जो होता है डबल डम्बल। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो DOUBLE DUMBELL डबल डम्बल, क्योंकि आप लोगों को हर जगह दो दो डम्बल नजर आ रहा होगा। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा, तो सिमेट्रिकली स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा, तो डम्बल शेप। और डी ऑर्बिटल का शेप कैसा, तो डबल डम्बल। ठीक है। और अलग अलग एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होता है, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर इस फिगर में नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये अपना डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है ही, और यहाँ पर डॉट जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। तो देखो ये जो तीन ऑर्बिटल है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एक्सिस के बीचों बीच है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, तो आप लोगों को साफ नजर आएगा ये ऑर्बिटल जो है इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच है। यहाँ पर भी ये जो दो एक्सिस है जस्ट एक्सिस के बीचों बीच है। यहाँ जो दो एक्सिस है उन दोनों एक्सिस के जस्ट बीचों बीच आप लोगों को ऑर्बिटल नजर आ रहा होगा। सही है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो तीन ऑर्बिटल है, ये तीनों ऑर्बिटल अलाइंड इन बिटवीन द एक्सिस। सही है ना। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, इसके एक्सिस के बीचों बीच है। लेकिन ये वाला जो दो ऑर्बिटल आप लोगों को नजर आ रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, आप लोग देख रहे होगे कि अलोंग द एक्सिस है ना, अलोंग द एक्सिस। ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो तीन ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, उन तीनों ऑर्बिटल को एक्चुअली हम लोग कलेक्टिवली बोल देते हैं क्या चीज, T2Z ऑर्बिटल। अब यहाँ पर ये पूछने की जरूरत नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2Z, ये हम लोग 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से चैप्टर है, तो वहां पर इन चीजों को अच्छे से देखेंगे। अभी बस इतना जान लो कि ये T2Z जो टर्म है, दिस इज ओनली ए रिप्रेजेंटेशन व्हिच हैव स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीनिंग, बट हियर इट इज या इट हैव नो एनी सिग्निफिकेंस। ओके। उसी तरह से जैसे डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, T2Z, उसी तरह से हम लोग ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को कौन सा ऑर्बिटल बोल देते हैं बच्चों, तो इनको हम लोग इजी ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। सही है ना। तो फिगर कैसा होता है डी ऑर्बिटल का, तो वो तो हम लोगों ने यहाँ पर साफ साफ देख लिया। अब उन्हीं चीजों को समराइज करके यहाँ पर अलग से मैं आप लोगों को लिखकर बताता हूँ। डी ऑर्बिटल कितने हैं, तो जल्दी से याद करो बच्चों, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना बच्चों। ये जो शुरू का तीन ऑर्बिटल होता है और ये बाद का दो ऑर्बिटल होता है, ये आपस में एक दूसरे से अलग रहता है। कैसे, तो वही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो शुरू का तीन ऑर्बिटल है, इसमें क्या होता है, इक्वली अलाइंड in between the axes, equally aligned in between the axes, यानी कि एक्सिस के बीचों बीच होता है। और ये क्या होता है, aligned along the axes, नहीं कि एक्सिस के along होता है, जो कि आप लोगों ने वहां पर देखा भी होगा। इन सबों को कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड लिखना चाहिए था, तो कॉल्ड कलेक्टिवली क्या हम लोग बोल देते हैं, T2Z ऑर्बिटल्स। इन्हें हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं, T2Z ऑर्बिटल। और ये याद रखना बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों को यूज होगा। और बच्चों इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को हम लोग इजी ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये इजी और T2Z का क्या मीनिंग होता है, तो उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीनिंग होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। अगर बच्चों आप लोग डी ऑर्बिटल को एक्चुअल फिगर में देखना चाहो, तो मैं बस यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है अपना कौन सा ऑर्बिटल है, DXY ऑर्बिटल है। ध्यान से देखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो है कौन सा ऑर्बिटल है, DXY ऑर्बिटल है। इसमें आप लोग गौर से देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये ऑर्बिटल जो है एक्चुअली किस प्लेन में है, तो XY प्लेन में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। Z एक्सिस ऊपर है, दिखा, तो ये जो है XY प्लेन में है। एक्सिस के बीचों बीच होता है, एक्सिस के बीचों बीच होता है, इस बात को भी याद रखना। एक्सिस के अलोंग नहीं होता है, एक्सिस के बीचों बीच होता है। इसी तरह से बच्चों अगर आप लोग दूसरे को देखो, जो कि है कौन सा, DYZ, तो उसमें आप लोगों को नजर आएगा कि ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है सिर्फ वैसे ही ऑर्बिटल का, लेकिन यहाँ पर क्या है, x एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ऑर्बिटल YZ प्लेन में आप लोगों को नजर आएगा। सही है ना। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिटल को देखें तो वो है DXZ। तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इन तीनों ऑर्बिटल में क्या सिमिलरिटी है कि तीनों ऑर्बिटल एक्सिस के बीचों बीच है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग है। ये वाला ऑर्बिटल एक्चुअली XY प्लेन में है, ये वाला ऑर्बिटल एक्चुअली YZ प्लेन में है, और ये वाला ऑर्बिटल एक्चुअली XZ प्लेन में है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस वाले ऑर्बिटल को अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो इस ऑर्बिटल में क्या कहानी है, ये भी XY प्लेन में है, लाइक दिस, जैसे कि ये ऑर्बिटल है ना, उसी तरह ये भी XY प्लेन में है, लेकिन ये एक्सिस के अलोंग है। ये वाला देखो ध्यान से, ये एक्सिस के अलोंग है ये वाला ऑर्बिटल, तो इस वजह से ये इजी ऑर्बिटल के कैटेगरी में आता है। यहाँ पर ये वाला को अगर ध्यान से देखो, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, ये DZ² है, तो जो जेड एक्सिस के लॉन्गर, यहाँ पर एक ना बैलून टाइप से एक रीजन होता है, इस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम होता है, तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, DZ² ऑर्बिटल। ठीक है ना। इन सारे ऑर्बिटल में नोड कितने होते हैं, तो बताओ तो, एंगुलर नोड तो है कितने के बराबर, तो वो L के बराबर, जो कि 2 के बराबर होता है, यानी कि इन सारे ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड हैं, 2 के बराबर। और रेडियल नोड तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिटल है, 3D है कि 4D है कि 5D है, जो कि मैंने वहां पर भी हिंट में बताया था, एक ट्रिक था कि पहला जो d ऑर्बिटल 3D है तो उसमें रेडियल नोड कितने होंगे, 0, दूसरा 4D में रेडियल नोड कितने होंगे, 1, और तीसरा जो 5D है तो उसमें कितने रेडियल नोड होंगे बच्चों, तो वहां पर 2 होंगे। ठीक है ना। तो इन चीजों को समझो। अब हम लोग आ जाते हैं f ऑर्बिटल पर, जो सबसे अंतिम है वो कौन सा है बच्चों, f ऑर्बिटल। ठीक है। तो f ऑर्बिटल जो होता है वो शुरुआत कहां से होता है बच्चों, वो 4 से शुरू होता है। इसके लिए L का वैल्यू कितना होता है, 3, L का वैल्यू 3 है, तो m का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बता दो तो मेरे प्यारे बच्चों, m का वैल्यू -L to +L होता है, तो क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ठीक है ना। यानी कि m का वैल्यू देखो कुल 7 टाइप का हो गया, नहीं -3 से लेकर +3 तक। तो f ऑर्बिटल भी कितना होता है बच्चों, f ऑर्बिटल भी 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7 m। तो बताओ तो m का वैल्यू क्या क्या होगा अलग अलग f ऑर्बिटल के लिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो कई तरह का दिख रहा होगा f ऑर्बिटल, तो कितना तरह का, 7 तरह का f ऑर्बिटल। और अगर f ऑर्बिटल के शेप को अगर आप लोग देखना चाहो तो ध्यान से देखो बच्चों, वो 7 जो f ऑर्बिटल होता है वो कौन कौन सा होता है, तो fy 3x² माइनस ने डैश y², fz x² 2y², fyz², fz³ fxz² fxyz और fx(x²) 3z²। ठीक है, 3y²। सही है। तो जितना भी f ऑर्बिटल है सबको एक जगह आप लोग नोट डाउन करोगे, और सबके शेप को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप लोगों को 8 लोब नजर आ रहा होगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 लोब, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 लोब, यहाँ पर भी 1 2 ही लोब, लेकिन उसके चारों तरफ डबल सर्कल या स्फेरिकल लोब नजर आ रहा होगा। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 लोब है, यहाँ भी आप लोगों को 8 लोब नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 6 लोब है। तो इन तरह से हम लोग f ऑर्बिटल के शेप को जानते हैं। लेकिन आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हम लोगों के सिलेबस में f ऑर्बिटल का शेप पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। लेकिन जानकारी के लिए आप लोग जान लो कि f ऑर्बिटल इतना होता है, और आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना कि f ऑर्बिटल कौन कौन सा होता है और कितना होता है। ठीक है ना। एक और तरह का f ऑर्बिटल का शेप हम लोग देख सकते हैं, मतलब है तो वही शेप, लेकिन होता क्या है ना कि
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के आधार पर, जैसे कि बताया था ना वहां पर कि एफ ऑर्बिटल का कितना तरह का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो उस आधार पर m अगर 0 होगा तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, m बराबर +1 होगा तो ऐसा शेप होता है, m बराबर -1 होगा तो जस्ट वही ओरिएंटेशन मिरर इमेज के रूप में दिखता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज ही है। m+2 और -2 भी गौर करो एक दूसरे का मिरर इमेज टाइप का दिखेगा, और m+3 और -3 भी एक दूसरे के मिरर इमेज के रूप में बच्चों आप लोगों को नजर आएगा। सही है ना? तो बच्चों आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी जानकारियों को आप लोगों ने हासिल करा होगा इस वीडियो को देखकर। तो अगर संभव हो और आप लोगों की इच्छा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक आए होगे तो ये तो प्रूव हो गया होगा कि आप लोग बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखते हो। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को करना क्या क्या काम है, तो जो पीडीएफ जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखा है, तो उससे ये नोट्स जो है अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख लो शेप ऑफ द ऑर्बिटल का, और जो भी नई नई बातों को यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा है उन सारे बातों को स्क्रीनशॉट के रूप में लेकर आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। सिर्फ ये याद रखना कि डाउनलोड अगर करते हो वीडियो को तो क्या क्या परेशानी होती है वो पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो ये गलती दोबारा से नहीं करना। और अगर करने की इच्छा हो तो सोचना भी मत, वीडियो को लाइव स्ट्रीम में देखो और एक फिक्स टाइम में देखो, जिस टाइम में मैं अपलोड करता हूँ कोशिश करो उसी समय देख के खत्म कर लेना है, ठीक है ना? और यहाँ तक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को ई सीरीज और एम सीरीज में या फिर स्टिकर मिला है तो उन सारे क्वेश्चन को बना जाओ, क्योंकि चैप्टर जैसे अब खत्म होने वाला, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा बच्चों उसके बाद आप लोगों को बहुत सारा असाइनमेंट मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 400-500 क्वेश्चन आप लोगों को अचानक से मिल जाएगा और लगातार अगले दूसरा चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इस वजह से उस प्रेशर से बचने के लिए जितना भी होमवर्क मैंने आप लोगों को दे रखा है वो अभी के अभी आप लोग कंप्लीट कर लो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।